सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द सेशन। तो लास्ट क्लास में आपको याद होगा वी वर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप और कैसे कैलकुलस को यूज किया जाता है फॉर फाइंडिंग आउट स्लोप। तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलस स्लोप को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, dy बाई dx से। ठीक है, तो कैलकुलस के हिसाब से हम लोगों ने ये देखा कि अकॉर्डिंग टू कैलकुलस स्लोप जो होता है, ये स्लोप हम कैसे निकालते हैं, दिस इज dy अपॉन dx। ये हमें स्लोप देता है। ठीक है, स्लोप इज dy अपॉन dx। ये अपने को समझ में आया। अच्छा, अब हमने ये समझा कि ये जो dy बाई dx स्लोप है, ये अगर लीनियर कर्व हो तो dy बाई dx कांस्टेंट आता है, यस और नो। और अगर नॉन लीनियर कर्व हो तो dy बाई dx वेरिएबल आता है। ठीक है, तो नॉन लीनियर कर्व में dy बाई dx एट अ पॉइंट हैज अ मीनिंग। अगर नॉन लीनियर कर्व है और आपको dy बाई dx निकालने के लिए बोला जा रहा है तो आप उसका कुछ भी सर पैर कुछ नहीं कर सकते। आप बोलोगे कि dy बाई dx नॉन लीनियर कर्व का एट अ पॉइंट मीनिंग है, जस्ट dy बाई dx का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इट विल बी अ फंक्शन ऑफ x। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे कि आपको अगर याद होगा, मैंने ये बात करवाई थी आपको। सपोज इफ आई गिव यू अ कर्व लाइक y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो अगर मैं इस कर्व का dy बाई dx निकालूंगा तो ये आता है 6x। नाउ दिस इज 6x, तो वी नो दैट इट्स अ फंक्शन ऑफ x। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, स्लोप की वैल्यू क्या है पता नहीं, इट्स 6x। तो यहां से आपको समझ में आए कि जब तक x की वैल्यू प्रोवाइडेड ना हो, x की वैल्यू प्रोवाइडेड होनी चाहिए, यस और नो, देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट स्लोप एट अ पॉइंट। तो स्लोप इज हैविंग अ मीनिंग एट अ पॉइंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन लीनियर कर्व। और अगर लीनियर कर्व है तो स्लोप हर जगह पे सेम है, और अगर लीनियर कर्व है तो स्लोप हर जगह पे सेम है। ठीक है, फिर हमने एक ज्योमेट्रिकल चीज समझी कि अगर हमारे पास एक कर्व है तो कर्व में स्लोप मतलब क्या, कर्व में हम स्लोप क्यों y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 से निकाल नहीं सकते। सपोज हमारे पास दो पॉइंट है x1 y1। ये बहुत अच्छी बात थी जो आप लोगों ने एकदम लास्ट में देखा था, इफ यू रिमेंबर। x1 y1 और x2 y1 x2 y2 को अगर मैं ज्वाइन करूं तो पूछिए अपने आप से, क्या इस लाइन का जो आपने x1 y1 और x2 y2 को ज्वाइन किया, एक इमेजिनरी लाइन, क्या इस लाइन की स्लोप इस कर्व की स्लोप होगी क्या? क्या इस लाइन की स्लोप इस कर्व की स्लोप होगी क्या? ये जो इमेजिनरी लाइन आपने x1 y1 और x2 y2 को ज्वाइन किया है डॉटेड लाइन से, क्या ये लाइन कर्व की स्लोप मानी जा सकती है क्या? इस लाइन की स्लोप नहीं मानी जा सकती। क्यों नहीं मानी जा सकती? बिकॉज दिस इमेजिनरी लाइन इज नॉट एंटायरली कोइंसाइडिंग विद द कर्व। तो कर्व का स्लोप हर जगह पे अलग अलग है। अगर आप लॉजिकली फील कर रहे हो तो आपको समझ में आएगी कि कर्व का स्लोप यहाँ पे टेंजेंट खींचूंगा ऐसा होगा, यहाँ पे टेंजेंट खींचूंगा ऐसा होगा, यहाँ पे टेंजेंट खींचूंगा ऐसा होगा, यहाँ पे टेंजेंट खींचूंगा ऐसा होगा। तो हर जगह पे स्लोप इसकी अलग अलग है। ठीक है, लेकिन अगर हम एक स्ट्रेट लाइन देखें, याद करो लास्ट डिस्कशन, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन देखें और स्ट्रेट लाइन में सपोज हमने दो पॉइंट मार्क किया x1 y1 एंड x2 y2 कहीं पे भी, तो अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो इमेजिनरी लाइन है, क्या आपको लगता है कि इमेजिनरी लाइन कंप्लीटली कोइंसाइड कर रहा है स्ट्रेट लाइन से? तो क्या इस इमेजिनरी लाइन का स्लोप स्ट्रेट लाइन का स्लोप माना जा सकता है? जो डॉटेड इमेजिनरी लाइन बनाया गया है x1 y1 और x2 y2 को ज्वाइन करता हुआ, क्या इस लाइन का स्लोप को हम, क्या इस लाइन के स्लोप को हम इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप मान सकते हैं क्या? यस, मान सकते हैं। इसीलिए स्ट्रेट लाइंस में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से हमें स्लोप मिल जाता है। हम कोई भी दो पॉइंट लें, उनको इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन करें, तो वो इमेजिनरी लाइन कंप्लीटली कोइंसाइड करेगी एक्चुअल कर्व के साथ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
जस्ट गिव मी अ मोमेंट। या डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो यहां तक हम लोग चीजें लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और अब ध्यान सुनना, अब आपको एक बात समझ में आएगी, सुनना ध्यान से, कि फिजिक्स में, सुने, ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, मैं फिर इस पॉइंट को लिखूंगा कि इन फिजिक्स y and x may represent different physical quantities. डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब x में आपका वेलोसिटी हो, सॉरी x में टाइम हो सकता है, y में वेलोसिटी हो सकता है, y में एक्सेलरेशन हो सकता है, x में वेलोसिटी हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो dy बाई डी एक्स अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट करती हैं, अलग अलग फिजिकल मीनिंग उनका होता है। जैसे कि समझो, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके लिए ऐसा y एक्सिस में वेलोसिटी लेता हूं, x एक्सिस में टाइम लेता हूं, एंड सपोज इफ आई ड्रॉ अ कर्व लाइक दिस, तो ये कर्व, ये कर्व है, स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप हम क्या बोलते हैं? स्लोप इज रिप्रेजेंट, सुने ध्यान से, स्लोप इज dy बाई डी एक्स। बट इस सिचुएशन के लिए y की जगह पे आएगी वेलोसिटी और x की जगह पे आएगी टाइम, यस और नो? सो dy बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट विल रिप्रेजेंट dv बाई dt। समझे? dv बाई dt, dv इज चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड और टाइम का यूनिट होगा सेकेंड। चेंज इन टाइम है पर यूनिट तो होगा सेकेंड में ही ना। तो मीटर पर सेकेंड अगर हम करते हैं तो ये हमें यूनिट देता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, विच इज एक्सेलरेशन। आप सबने ये बेसिक बात पढ़ी है कि स्लोप ऑफ अ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। सो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्सेलरेशन मिल रहा है। तो अब लॉजिकली सोचना, अगर आपको वीटी ग्राफ ऐसा मिला जैसे मैंने दिखाया, सपोज आई गिव यू अ ग्राफ समथिंग लाइक दिस वीटी ग्राफ, एंड लेट्स से दैट ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये वीटी ग्राफ है आपका। तो जैसे ही आपने ये वीटी ग्राफ देखा तो आपको क्या समझ में आया? ये जो वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। मतलब आप स्लोप इतना पॉइंट का निकालें इस लाइन में, ये दो पॉइंट लें या फिर ये दो पॉइंट लें या फिर ये दो पॉइंट लें, क्या हर पॉइंट का, हर दो पॉइंट के बीच में जो स्लोप होगा क्या वो कांस्टेंट होगा? तो मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वीटी में, दिस विल रिप्रेजेंट व्हाट? दिस विल रिप्रेजेंट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अगर मेरा वीटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट आ रहा है तो मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब ये वीटी ग्राफ का स्लोप कैसे निकालें? समझे ध्यान से, आपको ऐसा दिया जा सकता है, सुने, इस लाइन को एक्सटेंड करें, मान ले, ध्यान सुनेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड कर रहे हो तो आपको दिख रहा है कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है यू नो 5, और ये कोऑर्डिनेट है, यूनिट टाइम सेकंड्स में है और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, और ये जो है ये है सपोज, एक्चुअली ठीक है, हाँ, ये जो है सपोज दिस इज योर एक काम करता हूँ, मैं एक अलग एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकल केस का, सुने ध्यान से। सपोज वी आर हैविंग दिस सिचुएशन, सब लोग देखेंगे, सब लोग देखिएगा। सपोज आई गिव यू दिस पर्टिकुलर ग्राफ,
ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, फील करना। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ये कोऑर्डिनेट है 5, ये इंटरसेप्ट है 5, तो ये 5 मीटर पर सेकंड का इंटरसेप्ट होगा, और ये इंटरसेप्ट है 4, ये सेकंड का होगा, टाइम इज इन सेकंड। तो क्या आप इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो? उल्टा, आपको मैंने बताया था कि अगर कर्व प्लॉट करने का है तो इंटरसेप्ट फॉर्म लेना है। अब कर्व दिया हुआ इक्वेशन लिखना है, क्या यहाँ पे भी इंटरसेप्ट फॉर्म काम आएगा? क्योंकि जिस फॉर्मेट में दिया गया है, तो क्या आप ऐसा लिखोगे इंटरसेप्ट फॉर्म के हिसाब से, v/5 प्लस t/4 इज इक्वल टू 1? क्या ये आ जाएगा? यस और नो बोलें, क्या ये आएगा? यस सर। तो v/5 इज इक्वल टू 1 माइनस t/4 आएगा। तो v की वैल्यू आएगी 5 माइनस 5/4 t। क्या ये आ जाएगा आपका वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशनशिप? समझ में आया? अभी अगर मैं आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोलूं तो कैसे निकालोगे? इस लाइन का देखो, अगर आप कोऑर्डिनेट से देखने जाओ तो लुक एट दिस लाइन, आपने इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल ली, तो दिस इज लाइक v, ये है y, ये है c, और ये है tx, तो -5/4x। तो क्या आपको दिख रहा है कि इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू है 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज द एक्सेलरेशन दैट वी आर हैविंग। क्या बात समझ में आ रही है? दिस इज द एक्सेलरेशन दैट वी आर हैविंग। और ये -5/4 लिया हुआ है, मतलब आप समझ जाइए कि देखो समय के साथ वेलोसिटी रिड्यूस हो रहा है। देखो ये वेलोसिटी इनिशियली 5 मीटर पर सेकंड, जैसे जैसे समय हुआ वेलोसिटी रिड्यूस हुआ, तो वेलोसिटी रिड्यूस हुआ मतलब एक्सेलरेशन माइनस साइन के साथ आ रहा है। तो बेसिकली ये रिटार्डेशन है। क्या आप ये समझ पा रहे हो? ये रिटार्डेशन है, क्योंकि रिटार्डेशन तब होता है जब स्पीड जो होती है किसी भी पार्टिकल की वो घटती जाए। क्या वेलोसिटी घट रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है? 5 मीटर पर सेकंड थी, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है ये वेलोसिटी बाद में 0 हो गई, देखो, और उसके बाद नेगेटिव साइड में चली गई। तो एक्सेलरेशन -5/4 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है? फिजिकल मतलब क्या है कि आपकी ये रिटार्डेशन है, बिकॉज ये स्पीड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्या क्लैरिटी है? सबको समझ में आई बात? अब देखें आप, अब देखें ये एक्सेलरेशन आई। अब इस एक्सेलरेशन को निकालने का एक और तरीका था हमारे पास। क्या हम ये करते, क्या करते, वी फाइंड आउट dy/dx। तो dy/dx मतलब dv/dt। तो dv/dt करेंगे तो मुझे स्लोप मिलेगा इस लाइन का। इस लाइन का स्लोप क्या है? vt ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। तो dv/dt अगर हम करेंगे वी विल गेट -5/4। तो फिर से देखो -5/4 मीटर पर सेकंड पर एक कांस्टेंट वैल्यू आई। तो कांस्टेंट वैल्यू आई मतलब आपको समझ में आ रहा है कि dy/dx कांस्टेंट है, मतलब y-x का रिलेशनशिप क्या है? लीनियर है। तो यहाँ पे y v है और x t है, तो आपको vt का ग्राफ क्या मिलेगा? लीनियर ग्राफ मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या समझ में आई बात? ध्यान से देखो, एक और केस करो, देखो आपको समझ में आएगी बात। एक और केस करो, देखो नेक्स्ट ये वाला ग्राफ देखो, तो फील करना, ये अलग अलग केस करा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए चीजें। सपोज मैं आपको यहाँ पे वेलोसिटी दे रहा हूँ, ये टाइम ही दे रहा हूँ। सपोज आई सपोज मेरा ग्राफ ऐसा है, VT का ग्राफ ऐसा है, समझे ध्यान से। मेरा VT का ग्राफ ऐसा है, इसको अगर मैं नीचे ले जाता हूँ और इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, लेट अस से दैट ये वाला कोऑर्डिनेट है 5,0 विथ प्रॉपर यूनिट्स, ऑब्वियसली ये सेकंड्स में है और ये मीटर पर सेकंड में है। ध्यान से देखिए, और ये वाला का जो कोऑर्डिनेट है, ये वाला कोऑर्डिनेट है सपोज -4 0, -4। ठीक है, विथ प्रॉपर यूनिट्स। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस ग्राफ का स्लोप क्या है? बोथ फ्रॉम
कोऑर्डिनेट एंड कैलकुलस, कोऑर्डिनेट एंड कैलकुलस, इसका स्लोप क्या है ये बताओ, इसका स्लोप क्या बताता है। तो सबसे पहले इसका स्लोप क्या बताएगा, स्लोप इज व्हाट, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स मतलब अब यहाँ पे y एक्सिस पे है v और x एक्सिस पे है t, सो वी आर हैविंग dy बाई डी एक्स मतलब dv बाई dt। dv मतलब इट इज चेंज इन वेलोसिटी, ये मैंने समझाया आपको। तो ऊपर में यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड का, नीचे में यूनिट आएगा सेकंड का, तो ये एक्सेलरेशन देगा। तो dv बाई dt यहाँ पे एक्सेलरेशन देगा। एक बात तो ये समझ में, इसका स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन देगा। अब ये ग्राफ का आपको इक्वेशन बताना है, इक्वेशन से ग्राफ नहीं, ग्राफ से इक्वेशन बताना है। क्या ये भी आप कर सकते हो, बिकॉज आपको क्या पता है, आपको इंटरसेप्ट फॉर्म पता है। तो v डिवाइडेड बाय y कोऑर्डिनेट कितना है -4 प्लस t डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1, ये आया आपका। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी v बाय -4 कर लो इज 1 माइनस टी बाई 5। तो -4 से मल्टीप्लाई कर दो तो v विल बी -4 प्लस 4/5t। ये आया आपका वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, या vt का स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप। ध्यान से देखो, v का पावर 1 है, t का पावर 1 है, मतलब आपको समझ में आ गया कि ये लीनियर रिलेशनशिप है। अब आपको पता है कि लीनियर रिलेशनशिप अगर हुआ तो आपका dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट आता है, मतलब स्लोप कॉन्स्टेंट आएगा। वैसे आपको अगर कोऑर्डिनेट की मदद लो आप, तो कोऑर्डिनेट की मदद से आप यहाँ पे क्लियर कट बोल दोगे कि इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप है कितना, +4/5। तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, +4/5। +4/5 का यहाँ पे मतलब है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की तरफ है। ऐसा कैसे बताया सर आपने, बोलता हूं। अगर आप ध्यान दोगे तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी थी 0, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी भी बढ़ता जा रहा है, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है। सॉरी, t इक्वल टू 5 सेकंड में वेलोसिटी 0 थी, और जैसे जैसे 5 से आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी बढ़ रही है और डायरेक्शन मतलब वो टुवर्ड्स टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही है, या टुवर्ड्स ए गिवन डायरेक्शन ही है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगी कि वेलोसिटी समय के साथ वेलोसिटी की बढ़ रही है मैग्नीट्यूड, मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होती वेलोसिटी से तो वेलोसिटी घटती, जैसे कि प्रीवियस केस में था। प्रीवियस केस में मतलब ये वाले केस में था, याद आ रहा है। यहाँ पे समय के साथ वेलोसिटी घट रही है तो देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव आई थी। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट है, तो इसलिए वो रिटार्डेशन था। अब यहाँ पे देखो आपका एक्सेलरेशन प्लस साइन के साथ आ रही है, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की तरफ ही है, मतलब ये स्पीड को बढ़ाएगी। और देखो आपको दिख रहा है ये बढ़ते हुए, समझ में आई बात, आपको दिख रहा है ये बढ़ते हुए। तो ये कोऑर्डिनेट से आपने स्लोप निकाला बाय कंपैरिजन विद y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मेट। अब कैलकुलस की बारी, कैलकुलस की मदद से आप क्या करोगे, कैलकुलस की मदद से आप dy बाई डी एक्स करोगे, दैट इज dv बाई dt। तो अगर आप dv बाई dt करोगे यू विल गेट d बाई dt ऑफ, ध्यान से देखो, -4 प्लस 4/5, -4 प्लस 4/5t। क्या बात समझ में आई बात। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो d बाई डी टी ऑफ -4 जीरो हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ 4/5t, ये 4/5 आएगा, +4/5। क्या मेरी बात समझ में आई है, +4/5 मतलब ये एक्सेलरेशन जो है ये +4/5 है। +4/5 मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है। क्या बात समझ में आई है, ध्यान से देखो। तो आपने कैलकुलस से भी निकाला, कोऑर्डिनेट से भी निकाला, दोनों से आप निकाल पाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक और बात यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, फिर से फील करें। आप इस स्ट्रेट लाइन में दो पॉइंट कहीं पे भी लें और उनको ज्वाइन करने वाला इमेजिनरी लाइन खींचें, तो आपको दिखेगा कि ये इमेजिनरी लाइन ओरिजिनल कर्व के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। मतलब कोऑर्डिनेट से जो स्लोप का आंसर आएगा और कैलकुलस से जो स्लोप का आंसर आएगा ये दोनों सेम आएगा। क्या क्लैरिटी है, क्लैरिटी है ये, देखो आ भी रहा है। अब थोड़ा सा लॉजिक सोचो, थोड़ा सा इसको और प्रैक्टिकल बनाते हैं। मान लो, सुनना ध्यान से, मान लो आपका वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है, सपोज इट फॉलोज दिस रिलेशनशिप v इज इक्वल टू
टी स्क्वायर, 2t स्क्वायर सपोज। तो पहले आप इस इक्वेशन को देखो। अगर आप इस इक्वेशन को देख रहे हो तो आपको दिखेगा कि वेलोसिटी का डिग्री 1 है और टाइम का डिग्री 2 है। इसका मतलब ये कैसा ग्राफ है? ये नॉन लीनियर ग्राफ है। क्योंकि यहाँ पे दोनों वेरिएबल की डिग्री 1 नहीं है, तो ये नॉन लीनियर है। अब नॉन लीनियर है तो नॉन लीनियर है तो v इक्वल टू टी स्क्वायर का ग्राफ कैसे ड्रॉ हो, ये भी मैं समझाऊंगा, आपको सिखाऊंगा। ये आपको सबसे बड़ा यूज होगा कैलकुलस का। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ ओरिजिन से क्रॉस करेगा और ऐसा कुछ जाएगा। ये पैराबोला का ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ ऑफ अ पैराबोला। आपको पता है कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर जो होता है, ये पैराबोला होता है, आपको पता है ये। ग्राफ है तो ये पैराबोला का ग्राफ है। इट गोज समथिंग लाइक दिस। अभी फिलहाल जान लो, मैं आपको सिखाऊंगा कर्व ट्रेसिंग भी विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, तो उसमें और क्लैरिटी आएगी। फिलहाल आप इसे नोट करो कि दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। अब प्रॉब्लम क्या है सुनना। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि भैया स्लोप बताओ इस ग्राफ का, व्हाट इज द स्लोप ऑफ v इक्वल टू 2t स्क्वायर ग्राफ। एकदम प्रैक्टिकल सिचुएशन दे रहा हूं। v इक्वल टू 2t स्क्वायर ग्राफ का स्लोप बताओ भाई। क्या बोलोगे तुम? क्या बोलोगे तुम? अगर मैं तुमसे बोलूं स्लोप, हाँ वेरिएबल स्लोप है, क्या अलग अलग जगह पे स्लोप अलग अलग होगा? स्लोप मतलब मैंने आपको क्या सिखाया था, याद करो कल लास्ट वाला डिस्कशन। किसी भी पॉइंट पे स्लोप मतलब उस पॉइंट पे टेंजेंट खींचना है हमें। उस पॉइंट पे टेंजेंट खींचना है तो वो जितना एंगल बनाएगा उस एंगल का tan थीटा करेंगे। जो भी एंगल बनाएगा थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4, उसका tan लेंगे तो वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट द स्लोप। यस और नो? क्या ये अपना समझ था एवरीवन? यस। तो यहाँ पे हमें एक चीज दिख रही है कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ लीनियर नहीं है। तो लीनियर नहीं है तो इसमें जो टेंजेंट हम खींचेंगे अलग अलग पॉइंट पे, वो जो एंगल बनाएंगी थीटा 1 थीटा 2, ये अलग अलग एंगल बनाएंगी, तो अलग अलग जगह पे जो स्लोप आएगी वो अलग अलग होगी। मतलब अलग अलग जगह पे, मतलब आपकी स्लोप अलग अलग होगी। तो स्लोप वेरिएबल है। तो अगर आपसे बोला जाए कि फाइंड, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। आपको बोलना पड़ेगा कि ये वेरिएबल है, हम बता नहीं सकते कितना वैल्यू होगा। हाँ, अगर आप वेरिएबल के टर्म्स में रखना चाहते हो तो हम आंसर दे सकते हैं। तो दिस इज व्हाट यू विल से। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि फाइंड स्लोप ऑफ, सुने ध्यान से, इस चीज को समझे, फाइंड स्लोप ऑफ v इक्वल टू 2t स्क्वायर ग्राफ एट t इक्वल टू 4 सेकेंड्स, तो क्या कुछ बात बन सकती है? लेट्स ट्राई टू सी। अब ये स्लोप ऑफ v इक्वल टू 2t स्क्वायर एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, तो सुने ध्यान। सबसे पहले आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि ये नॉन लीनियर कर्व है। नॉन लीनियर कर्व में कोऑर्डिनेट हमारी मदद नहीं कर सकता। हमारी मदद के लिए कौन आएगा? कैलकुलस। तो जैसे ही स्लोप बोला, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड dv बाई dt मारेंगे। स्लोप होता है, हमें पता है स्लोप होता है dy बाई dx, बट बिकॉज y की जगह पे v है और x की जगह पे t है, तो हमारा स्लोप हो जाएगा dv बाई dt। हमें dv बाई dt करना आना चाहिए, विच विल बी d बाई dt ऑफ 2t स्क्वायर। क्या यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीपल रूल लगेगा? 2 बाहर आ जाएगा, d बाई dt ऑफ t स्क्वायर। क्या यहाँ पे पावर रूल लगेगा? क्या आपका आंसर आ जाएगा 4t। हाँ, हमारा आंसर आएगा 4t। तो t की जगह पे हम कितना डाल देंगे? तो t की जगह पे 4 डाल देंगे तो हमारा आंसर आएगा 16। तो हमारा जो स्लोप है ऑफ vt कर्व, दैट विल कम टू बी 16। क्या बात समझ में आ रही है? एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, मतलब t इक्वल टू 4 सेकेंड पे इसका जो एक्सेलरेशन है वो है 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या क्लैरिटी है ये? क्या क्लैरिटी है ये? क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग दैट dv by dt और dy by dx कन्वेज। ठीक है, इट इज द स्लोप ऑफ द कर्व, और इसका एक फिजिकल मीनिंग है जो अपने को समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब सुने ध्यान से। आई होप एवरीबॉडी इज रिटन इट डाउन। सबने नोट कर लिया है? तो हमने समझा कि कैलकुलस फॉर्म में dy by dx इज स्लोप। अब सुने आप, क्या क्या चीजें हो सकती हैं अगर y में डिस्प्लेसमेंट हो, x दैट इज डिस्प्लेसमेंट, और x में टाइम हो, then dy by dx is dx by dt basically, and this represent what? This represents velocity. सब लोग लिखेंगे एकदम बेसिक बात,
क्या बोला मैंने? अगर y एक्सिस में आपका x हो, दैट इज डिस्प्लेसमेंट हो, और x एक्सिस में अगर आपका टाइम हो, तो dy बाई डी एक्स, वाई की जगह पे आप x रख दो, डिस्प्लेसमेंट x की जगह पे आप रख दो टाइम, सो दिस विल गिव यू द वेलोसिटी। ठीक है, अगर y एक्सिस में वेलोसिटी हो और x एक्सिस में टाइम हो, then dy by dx, that is slope, which is equal to dv by dt, this will give us acceleration। ठीक है, this will give us acceleration। तो सिमिलरली यू नो y एक्सिस पे अगर वर्क डन हो, ये आप लोगों ने बेसिक किया हुआ है, इसीलिए मैं वो एग्जांपल दे रहा हूँ बिकॉज आपने 9th में पढ़ा हुआ है। और अगर x एक्सिस में टाइम हो, तो आपका dy बाई डी एक्स जो होगा, दैट विल गिव अस dw बाई dt, और इसको हम लोग बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। क्या बात समझ में आ रही है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर। ठीक है, और कुछ टर्म आती है बट वो आपको समझ नहीं आएगा। dl बाई dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो सब चीज आप लोग अभी सुने नहीं हो, तो उसको मैं हम लोग यूज नहीं करूंगा। तो कुछ टर्म्स मैंने बताए हैं जो आप ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हो, तो इनको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर कर्व विल गिव अस अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी। ये आपको समझ में आना चाहिए कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पावर, ठीक है ना? तो ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना? अब हम आगे जैसे पढ़ेंगे और हम चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, फील करना कि सपोज मैं आपको बोलूं, एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना? सुनना ध्यान से। अब हम थोड़ा देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अदर। इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे, ये हमें काम आता है। सुनना ध्यान से। सपोज मैं आपको बोलूं कि देयर इज वन सर्कुलर बलून, ठीक है, और इसका रेडियस जो है, ठीक है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मैं ये लिखता हूं, रेडियस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम and it is given by r is equal to 2t square। ठीक है, तो t इक्वल टू r 2t स्क्वायर, या फिर एक काम करो, हाँ 2t स्क्वायर ही ले लो, 2t स्क्वायर प्लस 1, ऐसा ले लो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है t इक्वल टू 0 पे, 0 सेकेंड पे रेडियस थी 1 मीटर, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे रेडियस विल बी 2 प्लस 1, दैट इज 3 मीटर, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे रेडियस विल बी 8 प्लस 1, दैट इज 9 मीटर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्या आपको समझ में आ रही है? आपको बताना है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विथ टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विथ टाइम। ये एक स्फीयर है जिसकी रेडियस फंक्शन ऑफ टाइम है। बलून मतलब एक स्फीयर मानो, स्फेरिकल बलून। रेडियस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मतलब क्या समझे तुम? थोड़ा इस मैथमेटिकल चीज को समझो, बिकॉज ऐसे सवाल आपको फिजिक्स में मिलेंगे, तो आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए इसका मतलब क्या है। अगर मैं बोलूं रेडियस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसका क्या मतलब तुम समझे? बोलो तो, एक मिनट सोचो। मैंने कुछ हिंट भी दिया है, ये डेटा मैंने दिया है, इस डेटा को समझ पा रहे हो क्या? t इक्वल टू 0 सेकंड में रेडियस 1 मीटर, t इक्वल टू 1 सेकंड में रेडियस 3 मीटर, t इक्वल टू 2 सेकंड में रेडियस 9 मीटर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब क्या समझे तुम? क्या समझे तुम? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रेडियस जो है वो समय के साथ बढ़ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर रेडियस समय के साथ, रेडियस को टाइम के फॉर्म में लिख सकते हैं, बराबर है, तो रेडियस समय के साथ बढ़ रहा है। क्या आपको फील आ रही है? तो अगर रेडियस समय के साथ बढ़ रहा है स्फीयर का, क्या आपको लगता है कि इसका सरफेस एरिया भी समय के साथ बढ़ेगा? तो आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विथ टाइम। इसको, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ डी एस बाई डी टी।
ये जो लंबा चौड़ा लिखा हुआ है इसका मीनिंग ये है एज पर द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स और कैलकुलस। क्या आप ये समझ पाए? होल्ड, आई विल नॉट गो फॉरवर्ड, यू हैव टू टेल मी वेदर यू अंडरस्टूड दिस और नॉट। रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विद टाइम। देखो मैंने क्या सिखाया, डिफरेंशिएशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर। यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है? दो वेरिएबल क्या क्या चेंज हो रही है बोलो? सरफेस एरिया चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल विच इज टाइम। तो क्या आप इसको ds बाई dt लिखोगे? सब लोग बोलेंगे क्विकली, सब लोग बोलेंगे क्विकली, क्विकली फास्ट। यस, गॉट इट, ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट, राइट? ये समझना जरूरी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद टाइम, मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक है सरफेस एरिया, एक टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। सो ds बाय dt मुझे निकालना है, ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है। अब हम समझते हैं कि ये ds बाय dt की वैल्यू क्या आएगी। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? सुने ध्यान से, ये सब चीजें अलाउड ऑपरेशन है, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर का क्या फॉर्मूला है फ्रॉम मेंसुरेशन? बोलो तो, स्फीयर का सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है फ्रॉम मेंसुरेशन? ये आपको पता होना चाहिए, क्विकली फास्ट। क्या ये है 4 पाई आर स्क्वायर? बोलो, क्या यही होता है सरफेस एरिया? यस सर, यस, गुड। अब मुझे एक बात बोलो, सो डी बाई डी टी ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर अगर मैं करता हूं, व्हाट आई विल गेट? 4 पाई कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लूंगा एंड आई विल हैव डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। सुने ध्यान से, तो मैं इसको लिखूंगा, सुने ध्यान से सब लोग, 4 पाई डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है बोलो? आर की वैल्यू है 2t स्क्वायर प्लस 1। आर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो क्या इसे मैं लिखूंगा 2t स्क्वायर प्लस 1 का पावर होल स्क्वायर, पावर 2 होल स्क्वायर या पावर 2? यस और नो? क्या बात समझ में आई है एवरीवन? अब मुझे बताओ इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे तुम? क्या तुम्हें समझ आ रही है कि यहाँ पे चेन रूल लगेगा जो तुमने सीखा है, मैंने सिखाया है? क्या तुम्हें ये समझ आ रहा है सबको कि यहाँ पे चेन रूल लगेगा? बोलो, वेरी गुड। क्या तुम ये अप्लाई कर पा रहे हो? बोलो, क्या तुम सब समझ पा रहे हो यहाँ पे चेन रूल लगेगा? एवरीवन लगेगा, वेरी गुड। तो लगाओ चेन रूल। चेन रूल लगाने के लिए क्या है, पीलिंग द ऑनियन वाला केस है ये। सो 2t स्क्वायर प्लस 1 का पावर होल स्क्वायर, इसके लेयर्स बोलो। आउटर लेयर है कुछ का पावर 2 और इनर लेयर है 2t स्क्वायर प्लस 1। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू कुछ का पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1। ये कुछ में क्या आएगा? कुछ में आएगा 2t स्क्वायर प्लस 1। और अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसके अंदर के लेयर का विच इज 2t स्क्वायर प्लस 1। क्या इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो विल इट बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 2 स्क्वायर, पूरा स्टेप में लिख देता हूँ, इंटू डी बाई डी टी ऑफ 1। क्या ये सब लोग समझ पा रहे हो? तो डी बाई डी टी ऑफ 1 इज 0, डी बाई डी टी ऑफ 2t स्क्वायर इज 4t। अब इन दोनों को मुझे करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन, यस और नो? तो मेरा रिजल्ट आएगा 4t इंटू 2 इंटू 2t स्क्वायर प्लस 1 विच इज 8t इंटू 2t स्क्वायर प्लस 1। ये आएगा मेरा क्या? दिस इज व्हाट आई विल गेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यस और नो? क्या बात समझ में आ रही है? दिस इज व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विथ टाइम, डी बाई डी टी ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। ये मिलेगा मुझे। तो ये मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विथ टाइम हुआ।
और मुझे क्या चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विद टाइम। सो व्हाट व्हेन आई एम डूइंग इट, व्हाट आई एम गेटिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद टाइम इज दिस। सो ये मेरा ds/dt है। तो ds/dt जो है ये कांस्टेंट बन रहा है या वेरिएबल बन रहा है? ये वेरिएबल है। मतलब जो ds/dt है ये भी समय के साथ बदलता जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद टाइम विल नॉट बी कांस्टेंट, इट विल चेंज विद टाइम। तो आपको अगर पूछे फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, तो आप क्या करोगे? क्या इस फॉर्मूले में ds/dt का जो फॉर्मूला आया है 8 इंटू टी इंटू 2t² + 1, क्या यहाँ पे t की जगह पे 2 डाल दोगे तो यू विल गेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद टाइम एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। सपोज t इक्वल टू 4 सेकंड बोल दिया, क्या वहां पे भी आप निकाल सकते हो। दिस इज चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? अब ध्यान से देखो, क्या ये एग्जांपल समझ में आया? ये बहुत काम आता है इस टाइप के क्वेश्चंस कि आपकी एरिया जो है, आपकी रेडियस जो है, ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये है, तो ये रेडियस बढ़ रही है, बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है ना? अच्छा, क्या आप ये समझ पाए? रेट ऑफ चेंज सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपने कर लिया। क्या मैं अगर आपसे पूछता व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं आपसे पूछता व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी सवाल में रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता? बोलिए, आपको क्या करना पड़ता? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या लिखते हैं आप? बोलो, इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस क्या लिखते हैं? बोलो, विल इट बी dr/dt, विल इट बी dr/dt, यस और नो? वेरी गुड। तो क्या ये हो जाता d/dt ऑफ रेडियस, और रेडियस क्या है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम? हमने क्या लिया है? 2t² + 1, यस और नो? 2t² + 1, तो करो वहां पे r की जगह पे 2t² + 1 रख दो, बिल्कुल सही। तो इट इज लाइक, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? d/dt ऑफ 2t², दैट इज ये आ जाएगा 4t। ठीक है, समझ में आया? सो dr/dt इज इक्वल टू 4t। सुने, dr/dt इज इक्वल टू 4t। क्या ये सबको समझ में आया? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद टाइम इज दिस, यस और नो? यस और नो? अच्छा, सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे। देखो, आप ये लैंग्वेज समझ रहे हो, आप प्लीज डू नॉट बी कंप्लेसेंट एंड प्लीज आस्क। आई नो आप लोग अपने मन से पढ़ाई करने नहीं आ रहे हो, आपके पेरेंट्स शायद आपको भेज रहे हैं जबरदस्ती, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सुनो और इसको जितना आप टाइम दे रहे हो उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो। ठीक है? सो dr/dt इज इक्वल टू 4t। फील करना, अगर मैं आपको ये बोलूं, सुने ध्यान से, ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप y एक्सिस में, सुने ध्यान से, आप y एक्सिस में dr/dt रखो और x एक्सिस में टाइम रखो, तो क्या आप मुझे बता सकते हो dr/dt वर्सेस t का ग्राफ कैसा होगा? का ग्राफ कैसा होगा? बोलो, dr/dt वर्सेस t का ग्राफ कैसा होगा? बोलो। dr/dt वर्सेस t का ग्राफ कैसा होगा? अगर मैं बोलूं कि dr/dt वर्सेस t का ग्राफ बनाओ, dr/dt इक्वल टू 4t, समझो ये सब चीजें करने की जरूरत पड़ सकती है, स्लोप निकालना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल टू अदर निकालना, उसका ग्राफ प्लॉट करना, अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चंस बनते हैं फिजिक्स में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि dr/dt वर्सेस t का ग्राफ कैसा दिखेगा, क्या बोलोगे तुम? y में dr/dt रखा है और x में t रखा है, कैसा ग्राफ होगा ये dr/dt वर्सेस t का ग्राफ? बता सकते हो तुम? अगर आपको विजिबिलिटी में दिक्कत आ रही है तो आप एक काम करो, dr/dt की जगह पे y रखो, इसका ग्राफ कैसा होगा मैं पूछ रहा हूँ, ग्राफ कैसा होगा? कर्व होगा, लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन हो, मतलब लीनियर स्ट्रेट लाइन होगा, क्या होगा? तो dr/dt की जगह पे y रखो, आपको शायद मेरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, और t की जगह पे x रखो, तो ये वाला लाइन, ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ कैसा ग्राफ है y और x में?
लीनियर है, नॉन लीनियर है, कैसा है ये? y का पावर 1 है, x का पावर 1 है, क्या ये लीनियर रिलेशनशिप है y और x में? बोलो। हाँ सर, लीनियर है। तो ये ग्राफ कैसा होगा, प्लॉट कर सकते हो? ये वाला ग्राफ पेपर में, या फिर ये जो मैंने प्लॉट किया हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ग्राफ कैसा होगा y इक्वल टू 4x का, बता सकते हो? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इतना क्या टाइम लगा रहे हो यार? x की वैल्यू 0 करोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। तो y इक्वल टू 4x इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन ना, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, और इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। यस और नो? यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है ये? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? वेरी गुड। क्या क्लियर है ये? हाँ, तो ऐसा ग्राफ आएगा dr बाई dt वर्सेस t का। क्या बात समझ में आ रही है? तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल रिस्पेक्ट टू अदर समझ में आ रहा है, ठीक है ना? अब सुनो ध्यान से, ये देखो, समझना इस चीज को, कोई खास बात नहीं है, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सुनना ध्यान से, ठीक है? देखो, सपोज मैं आपको बोलूं, सुनना ध्यान से, सपोज मैं आपको बोलूं, क्वेश्चन दे रहा हूं कि एक कंटेनर है, ठीक है? कंटेनर है जिसमें लिक्विड पोर हो रहा है, ठीक है? जिसमें लिक्विड पोर हो रहा है, ठीक है? और लिक्विड जिस रफ्तार से पोर हो रहा है, सपोज इफ आई से कि वॉल्यूम that is poured into this tank is equal to suppose 4 t square plus 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इतना वॉल्यूम इस टैंक के अंदर पोर हो रहा है। फील करना, ठीक है? फील करना, एकदम हड़बड़ी मत करना, और एकदम कंप्लीटली मैथमेटिकल मत सोचना, थोड़ा लॉजिक भी लगाना, अपने आप आंसर आएगा। और इसका जो एरिया है इस टैंक का, वो एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है? आपको बताना है एट व्हाट रेट, पहला सवाल, एट व्हाट रेट हाइट इज इंक्रीजिंग, हाइट इज इंक्रीजिंग इन द टैंक, एट व्हाट रेट हाइट इज इंक्रीजिंग इन द टैंक। मतलब क्या हुआ बोलो? ये जो क्वेश्चन पूछा गया, एट व्हाट रेट हाइट इज इंक्रीजिंग इन द टैंक, इसका मतलब क्या है? व्हाट यू आर आस्क्ड टू फाइंड, कैन यू टेल मी? इसको, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, और ये सब चीजें एप्लीकेशन में है, फिजिक्स में आएंगी। एट व्हाट रेट हाइट इज इंक्रीजिंग इन द टैंक, क्या बोलोगे तुम? अकल लगाओ। एट व्हाट रेट हाइट इज इंक्रीजिंग इन द टैंक। मतलब पानी भर जा रहा है, मीनिंग कितने टाइम में वॉल्यूम बढ़ रहा है, या फिर पानी गिर रहा है? नहीं नहीं नहीं, एट व्हाट रेट हाइट इज इंक्रीजिंग इन द टैंक बोला है। मतलब यहाँ पे पानी का लेवल किस रफ्तार से बढ़ रहा है। पानी का लेवल, मतलब आपसे पूछा है पानी का लेवल किस रफ्तार से बढ़ रहा है, ये पूछा जा रहा है आपसे। किस रफ्तार से बढ़ रहा है, हिंदी में लिख रहा हूं, आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस। पानी का लेवल किस रफ्तार से बढ़ रहा है, दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन। एट व्हाट रेट इज द हाइट इंक्रीजिंग इन द टैंक, हाइट ऑफ वाटर, ऑब्वियसली पानी डाला जा रहा है, हाइट ऑफ वाटर। तो आपको निकालना क्या है, ये तो आपको मैथमेटिक्स, ये तो आपको मतलब समझ में आया क्या है इसका, इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या लिखोगे, इसको, इसका टर्म क्या लिखोगे? क्या इसको लिखोगे आप dh बाई dt? ये लिखना आना चाहिए। क्या ये सब लोग समझ पाए? दिस इज dh बाई dt। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बेसिक, क्या ये समझ पाए? दिस इज dh बाई dt। एवरीवन, एवरीवन, dh बाई dt, बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही। अब ये dH by dt कैसे निकालोगे तुम बोलो? क्या तुम ये समझ पाए कि हाइट जो टैंक में वाटर का है, दिस इज वॉल्यूम दैट इज फॉलिंग इन द वाटर इन द टैंक अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये मेंसुरेशन से आया है, सुनो ध्यान से। वॉल्यूम को अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड कर दें तो क्या हमें हाइट मिलता है? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, होल्ड 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 होल्ड। सबसे पहला बात, एट व्हाट रेट हाइट इज इंक्रीजिंग इन द टैंक, ये सवाल पूछा गया है। ठीक, टैंक में पहले कोई पानी नहीं है, एट व्हाट रेट हाइट इज इंक्रीजिंग इन द टैंक। ठीक है, ये सवाल है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, सुने ध्यान से, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एट व्हाट रेट हाइट इज इंक्रीजिंग इन द टैंक का समझ में आया, किस रफ्तार से हाइट बढ़ रहा है। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? पहला चीज तो अपना वो रिक्वायरमेंट है, क्या ये जो सब्जेक्टिव स्टेटमेंट वाइज जो भी इंफॉर्मेशन था, क्या मैथमेटिक्स में वो dH by dt है, ये अपने को चाहिए। अब सवाल है dH by dt निकालने के लिए मुझे हाइट चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, तभी तो मैं dH by dt कर पाऊंगा। बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन अपना यही बोलता है कि अगर हम dy by dx कर रहे हैं तो y हैज टू बी अ फंक्शन ऑफ x। याद करो एकदम पहला दिन जो डिफरेंशिएशन कराया था तो ये चीज पढ़ाई थी कि डिफरेंशिएशन तभी हो सकता है जब जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ये वाला वेरिएबल, और h जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ये t के टर्म्स पे होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी, तभी तो डिफरेंशिएशन हो पाएगा। यस और नो? तो क्या करेंगे, dH by dt, सुने ध्यान से, dH by dt, तो dH by dt कैसे करें? तो हाइट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, ये क्या आ जाएगा, v डिवाइडेड बाई v। कितना है बेटा? v है 4t स्क्वायर बाई 2। अच्छा, डिवाइड बाई एरिया, एरिया कितना है बेटा? 2। तो क्या 2 से डिवाइड करेंगे तो विल इट बी 2t स्क्वायर प्लस 1? सब लोग बोलेंगे हाँ सर। तो हाइट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज 2t स्क्वायर प्लस 1। सो तेरे को क्या चाहिए? तेरे को चाहिए dht बाई dt, तो वो कितना आएगा? वो आ जाएगा 4t। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, मैंने स्टेप जंप मारा है, मैं बोल रहा हूं कि आप सबको समझ में आया। dht बाई dt जो मैंने किया है दैट इज इक्वल टू 4t। मतलब किस रफ्तार से टैंक में हाइट बढ़ रही है, इट इज 4t। समझ में आया? मतलब 4t मतलब इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो अगर मैं t इक्वल टू 1 सेकेंड लूं तो आपका डी एच बाई डी टी किस रफ्तार से हाइट बढ़ रहा है 1 सेकेंड में? ये है 4 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं डी एच बाई डी टी निकालूं टी इक्वल टू 2 सेकेंड में, तो डी एच बाई डी टी कितना हो जाएगा? इट विल बी 4 × 2, 8 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से बढ़ रही है हाइट दूसरे सेकेंड में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो दिस इज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड। क्या क्लियर है ये? ध्यान से देखो, क्या ये एप्लीकेशन आपको समझ में आया कि टैंक में पानी डाला जा रहा है, पानी की हाइट बढ़ रही है, बताओ क्या होगा? बोलो, क्या क्लैरिटी है ये? सबको समझ में आया? पक्का? अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद टाइम आपने निकाल लिया। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं, सुने ध्यान से, मैं अगर आपसे पूछूं एट व्हाट रेट इज वॉल्यूम, एट व्हाट रेट इज वॉल्यूम चेंजिंग विद टाइम, एट व्हाट रेट इज वॉल्यूम चेंजिंग विद टाइम और वॉल्यूम इंक्रीजिंग विद टाइम, एट व्हाट रेट वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कंटेनर इंक्रीजिंग विद टाइम, इसका मतलब क्या हुआ? एट व्हाट रेट वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कंटेनर इंक्रीजिंग विद टाइम, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? dv बाई dt। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या ये समझ पाए तुम? एवरीवन, बस ये जिसको समझ में आ गया उसका बात बन गया, उसको बेसिक चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिजिक्स के एप्लीकेशन में हम देखेंगे। क्या सबको समझ में आया? इट इज dv बाई dt। तो dv बाई dt क्या होगा बोलो? व्हाट विल बी dv बाई dt? dv बाई dt निकाल सकते हो? एट व्हाट रेट वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग इन द टैंक, यहाँ पे लिखता हूँ, एट व्हाट रेट volume of water is increasing in the tank, volume of water is increasing in the tank, ये हो जाएगा dv by dt। तो dv by dt कितना हो जाएगा? इट विल बी 80। यस और नो? यस और नो?
अब मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, देखो तुम्हें अच्छा लगेगा। क्या सबको समझ में आया? हाँ, सुनो ध्यान से। वॉल्यूम इंक्रीज होने का रफ्तार था 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और हाइट इंक्रीज होने का रफ्तार था 40 मीटर पर सेकेंड। 40 था ना? हाँ 40। क्या आपको ये दोनों चीजों से कुछ चीज समझ में आ रहा है? क्या आप मेंसुरेशन में अच्छे हो? हाँ। क्या आप ये समझ पा रहे हो कि जो dv बाई dt था वो बेटा कुछ नहीं है, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू dh बाई dt है भाई। अरे यार मस्त बात है भाई। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट था, एरिया इंटू हाइट करेंगे तभी तो वॉल्यूम आता है। तो अगर मैं dv बाई dt कर रहा हूं, बिकॉज एरिया कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लिया, एरिया इंटू dh बाई dt कर दिया, तो अपने को वॉल्यूम का चेंज आ जाता है। क्या आपको ये बात चमकी? नहीं चमकी, नहीं चमकी, नहीं चमकी, नहीं चमकी। देख एरिया कांस्टेंट है ना 2 मीटर स्क्वायर, तो जितना भी पानी डालोगे तो कांस्टेंट एरिया में ऊपर बढ़ता चलेगा ना। वही एरिया, पानी जो है, पानी तो पूरा कंटेनर का एरिया ले लेता है ना। जो कंटेनर का शेप होता है वही शेप पानी ले लेगा। तो क्या पानी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्या उसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कंप्लीटली ऊपर उठता जाएगा? तो वॉल्यूम के इंक्रीज की रफ्तार जो है, अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से हाइट के इंक्रीज और रफ्तार को मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मुझे वॉल्यूम के इंक्रीज की रफ्तार मिल जाएगी, दैट इज डीवी बाई dt। क्या चमका है? बोलो 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 बोलो। क्या बात समझ आई एवरीवन? You need to tell me, this is an interesting thing. This is an interesting thing. क्या आपको ये समझ में आया है? हाँ, यस। क्या क्लैरिटी है ये? गुड 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 गुड। क्या क्लियर है सबको? सबको ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, ठीक है, फाइन। तो ये था, मैंने आज आपको क्या क्या बताया, बट ये एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे। बट ये थिंकिंग कैसे आएगी कि एरिया को चूज करना है डायरेक्टली? ये समय के साथ आएगी। मोर ओवर समय के साथ भी नहीं, सुनो ध्यान से मैं बता रहा हूँ ये थिंकिंग कैसे आएगी, ये तुमने पूछा ना, तो इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मुझे एक बात बोलो, मेंसुरेशन में, सुनना ध्यान से, जब तुमने मेंसुरेशन पढ़ा, ये बहुत अच्छा सवाल तुमने किया तो मैं इसका जवाब दूंगा। जब तुमने मेंसुरेशन पढ़ा है, सुने, प्रैक्टिस नहीं नहीं नहीं, 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 बता रहा, रुक रुक रुक। जब तूने मेंसुरेशन पढ़ा है, याद कर, अगर तूने अच्छे तरीके से मेंसुरेशन पढ़ा है तो तूने एक बात नोट किया होगा कि वॉल्यूम जो होता है वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। सुन, ये अप्लाई होता है कैसे ऑब्जेक्ट्स के लिए? रेगुलर सॉलिड्स के लिए। रेगुलर सॉलिड्स जिनका, सुने ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं, जिनका टॉप एंड बॉटम एरिया सेम होता है, जिनका टॉप एंड बॉटम क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट होता है, उनके लिए यही फॉर्मूला आता है वॉल्यूम का। बोल हाँ या ना? हाँ, यस सर। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब फिगर लो आप। सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म, ऐसे स्ट्रक्चर लो आप, जिसका जिसका बेस एरिया एंड, हाँ, 3D में, 3D में आप अब जब वॉल्यूम की बात करोगे तो 3D की बात करते हो ना, तो बेस एरिया और टॉप एरिया अगर सेम है तो उसमें आप वॉल्यूम कैसे निकालते हो? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। ये हाइट क्या होता है? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम एरिया एंड द टॉप एरिया। यस और नो? आप देख लो, कोई भी फॉर्मूला जो आप जानते हो उसको यूज करके देखो, आपको इस फॉर्मूले में सेट होते हुए दिखेगा। हाँ 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 हाँ, यूज होगा ना, मैं बताऊंगा ना, रुक जाओ, रुक जरूर। तो वॉल्यूम इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट आता है, समझे आप? तो अब सुने, सुने, तो जब आप dv बाई dt करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा d बाई dt ऑफ a इंटू एच। अगर एरिया कांस्टेंट है तो क्या ये एरिया डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा फ्रॉम कांस्टेंट मल्टीपल रूल? आएगा कि नहीं बोल? और क्या ये चीज आ जाएगी dh बाई dt? तूने पूछा ना पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलेगा भाई। अरे यार, कैसे पता चला? ऐसे पता चला। क्या मेरी बात समझ में आई है? देख, एक सेकेंड होल्ड करना। क्या ये फॉर्मूला, सुनो सुनो, कोई कोई टफ नहीं है, क्या ये फॉर्मूला आप जानते हो ना यार बचपन से? वॉल्यूम इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। कम ऑन, यू नो दिस। कम ऑन, यू कैन, डोंट टेल मी दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर हियरिंग दिस फॉर्मूला।
यू नो दिस राइट, एवरीवन नोज इट, एवरीवन। 10वीं का कोई भी बच्चा होगा उसको ये चीज आना चाहिए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट करेंगे तो मुझे वॉल्यूम मिलेगा। हाँ, लेकिन ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब टॉप एरिया और बॉटम एरिया सेम है। टॉप एरिया एंड बॉटम एरिया कुछ भी हो सकता है, टॉप में एक हेक्सागन हो सकता है, बॉटम में एक हेक्सागन हो सकता है, टॉप में एक ट्रायंगल हो सकता है, बॉटम में एक ट्रायंगल हो सकता है। टॉप में ट्रायंगल, बॉटम में ट्रायंगल, तो वो प्रिज्म कहलाता है। हेक्सागन हेक्सागनल होगा, स्क्वायर होगा, पेंटागन होगा, कुछ भी हो सकता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट इज द जनरल फॉर्मूला, जो कि बच्चे को अगर याद रहे तो वो कोई भी स्टैंडर्ड रेगुलर सॉलिड विद बॉटम एंड टॉप एरिया सेम, उसका वॉल्यूम निकाल सकता है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे कि बच्चे ने पूछा कि सर पता कैसे चलेगा, ऐसे आएगा। तो अगर तू ये वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करेगा डीवी बाई डी, तो डी बाई डी टी ऑफ ए इंटू एच होगा। बट बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है थ्रू आउट द हाइट, तो क्या हम ए को कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं एंड डी एच बाई डी टी लिख सकते हैं। अब लॉजिकली सोच, मान ले तेरे पास एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है। फील करना, मैं एकदम फील करा दूंगा, ध्यान सुनना, आगे का 2 मिनट सुना फिर मैं छोड़ दूंगा। मान ले तेरे पास एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, तो सिलिंड्रिकल कंटेनर में पानी डाल रहा है। अरे तू सिलिंड्रिकल कंटेनर में पानी डाल रहा है भाई, मान ले नल आता है, 7वें दिन में नल आता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तो नल से तू पानी डाल रहा है एक सिलिंड्रिकल कंटेनर में। तो नल से जब तू पानी डालता है तो जो पानी गिरता है सिलिंड्रिकल कंटेनर में, क्या वो वही शेप ले लेता है जो सिलिंड्रिकल कंटेनर का है? मतलब एरिया तो वो फिक्स वही ले रहा है जो सिलिंड्रिकल कंटेनर का है, लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर पानी आती जाएगी क्या हाइट बढ़ता जाएगा? तो वॉल्यूम का जो चेंज है, वॉल्यूम जो इनपुट आ रहा है वो किसमें दिख रहा है? हाइट बढ़ते हुए दिख रहा है। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम और हाइट ये वेरिएबल है, ए कांस्टेंट है। इसीलिए आपने जब इसको डिफरेंशिएट किया तो आपने डीवी बाई डी टी को ए इंटू डी एच बाई डी टी लिखा। क्या चमका है? बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, गायब मत हो जाओ। क्या समझ में आया है? बोलो, आया समझ में? पक्का? 100%? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? कल हम लोग इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे विच इज मैक्सिमा मिनिमा। किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, मिनिमम वैल्यू कितनी, वो समझेंगे। एंड कल हम लोग एक और चीज शुरू करेंगे विच इज डबल डिफरेंशिएशन एंड हाउ टू ड्रॉ कर्व्स, हाउ टू ड्रॉ एनी कर्व। कोई भी कर्व आपको दिया रहा है, उस कर्व को कैसे ड्रॉ करना है, कॉन्वेक्स किधर होगा, कॉन्केव किधर होगा, ये सब चीजें कल हम लोग इनिशिएट करेंगे। तो कल का सेशन बहुत यूजफुल होगा, अच्छा रहेगा, तो उसे अटेंड जरूर करें। सो आई एम स्टॉपिंग हियर, ठीक है? बाय गाइस, टेक केयर, बाय।